गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। मांगेराम, सविता, आरफ, पाल, मनीष, प्रभांशु, अमरजीत, कुमार, दीपक, ये लोग मुझे यहाँ पे नजर आ चुके हैं। भाई आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आदित्य त्रिपाठी भी आए हैं यहाँ पर। जय भवानी बोल रहे हैं। अबे अब जय भवानी नहीं, नमस्ते ट्रम्प बोलिए। अब हिंदुस्तान नमस्ते ट्रम्प बोलता है। जय भवानी का समय जा चुका है ना। अब कहिए नमस्ते ट्रम्प। जय भवानी की दुनिया से बाहर निकलिए। पुनर्जागरण में आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ और रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए यूरोप के अंदर। आदित्य, प्रिंस, आदर्श, प्रदीप, नागेंद्र, प्रभांशु, ओके, अवधेश, ये सारे के सारे लोग आ चुके हैं जी। मुझे जल्दी से बताएं कि कल हम क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। रविंद्र, प्रियंका, आदर्श, पंकज, रिंकू जी, गुड आफ्टरनून। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार सभी लोगों को। शिवानी, ओके जी। राजेश, आदेश, चंद्रा और जसपाल, राजेश, रजनीश, ओके। प्रिंस मेरे भाई, धन्यवाद, लव यू टू। जी, तो हमने पढ़ना शुरू किया था वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। चलिए पहले हेडिंग डाल लेते ताकि पता रहे आपको कि आप किस सब्जेक्ट की क्लास अटेंड कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, जिसमें हमने पढ़ना शुरू किया था किसके बारे में, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, या एक विश्व इतिहास की झलक के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हम दोस्तों बात कर रहे थे पुनर्जागरण के बारे में। वो पुनर्जागरण जो 13 से 16 सेंचुरी तक यूरोप में हुआ था और जिसने हमारी जो पुरानी विचारधाराएं थी, जो एंशियंट विचारधाराएं थी, प्राचीन विचारधाराएं थी, उन सब को झंझोर कर रख दिया था। और हम सब जानते हैं एक नई विचारधारा ने धीरे धीरे घर करना, पनपना शुरू किया था यूरोप में। जो बात थी लगभग 1350 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक की। कहने का मतलब 14th, 15th और 16th सेंचुरी के बारे में हम बात कर रहे थे। और हमने कुछ बात की थी कि ये जो पुनर्जागरण हुआ, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे लिटरेचर में हमने आर्ट के बारे में बात की, हमने साइंस के बारे में बात की। इसके अलावा स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर का पूर्ण रूप से विकास हुआ। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स थे। राजनीति में भी कई सारे क्या हुए, रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए। तो दोस्तों कहने का मतलब है जहां एक तरफ इस 14th, 15th और 16th सेंचुरी में एक पुनर्जागरण हो रहा था, कहां पर, यूरोप में, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे के पूरे यूरोप में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था, जो कि एक रिफॉर्म मूवमेंट था, जो कि एक सुधार आंदोलन था। उसी के बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करते हैं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन यूरोप। यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन यूरोप, या यूरोप के धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। अभी तक अगर हम 13th सेंचुरी या 14th और 15th सेंचुरी से पहले की बात करें, तो दोस्तों हम सब जानते हैं यूरोप में जो पूरा का पूरा वर्ग था, जो सारे के सारे लोग थे, वो पूरी तरीके से धर्म केंद्रित हुआ करते थे, धर्म प्रेरित हुआ करते थे, और धर्म पर ही पूरी तरीके से क्या हुआ करते थे, नियंत्रित या निर्भर हुआ करते थे।
रीजन हम सब जानते हैं कि क्यों जो माइथोलॉजीज थी, जो रिलीजियस विचारधाराएं थी, वो एंशियंट पीरियड से ही लोगों पर हावी थी। और हम सब जानते हैं कि लोग हर चीज को धर्म से ही जोड़कर देखा करते थे। और अगर हम बात करें यूरोपियंस की, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे ही यूरोप में व्यक्ति का जन्म हुआ करता था, तो वो बस जन्म के साथ ही चर्च या धर्म की शरण में चला जाया करता था, और जन्म लेने से लेके मृत्यु तक चर्च से जो निर्देश मिला करते थे, चर्च से जो भी उसको निर्देश या ऑर्डर्स मिला करते थे, वो उन्हीं को फॉलो किया करता था। कहने का मतलब सारी की सारी चीजें धर्म के आधार पर हो रही थी। और 15th सेंचुरी तक हर चीज धर्म केंद्रित, रिलीजियस, सेंट्रलाइज्ड, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित ही हुआ करती थी। बस इसी समय पर एक और ऐसा सुधार हुआ, एक ऐसा रिफॉर्म हुआ, जिससे हमें धर्म को देखने के जो नजरिया था हमारा, वो भी पहले से क्या हुआ, बेटर हुआ। और उसमें भी क्या हुए, कुछ सुधार हुए। और बेसिकली अगर हम बात करें कि यूरोप में ये जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ध्यान रखेंगे, यूरोप में जो ईसाई पादरी हुआ करते थे, जो धर्म रक्षक हुआ करते थे, या जो धर्म गुरु हुआ करते थे, उनका जो उद्देश्य हुआ था, उनका जो उद्देश्य था, वो ज़रूरत से ज़्यादा धन एकत्रित करना हो गया था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अय्याशियाँ, बहुत ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे ऐशो आराम में रहने लगे थे। और इसी तरीके से वहाँ का जो माहौल था, वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। इसी चीज़ की आलोचना करने के लिए कुछ लोगों ने कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन किए। और अगर हम बात करें धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में, तो जब धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, तो इसके फलस्वरूप दो प्रतिक्रियाएं सामने आई, और जिसमें अगर हम सबसे पहले प्रतिक्रिया के बारे में बात करें, तो वो प्रतिक्रिया ये थी कि जो रोमन कैथोलिक रिलीजियन था, उसी में ही कुछ क्या किए जाए, रिफॉर्म्स किए जाएं, सुधार किए जाएं। और रोमन कैथोलिक चर्च का जो सिस्टम था या जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बेहतर किया जाए। तो सबसे पहला रोमन कैथोलिक धर्म में ही सुधार करना, और रोमन कैथोलिक चर्च की ही व्यवस्था या सिस्टम में भी सुधार करना, या उसे उसकी जो व्यवस्था थी उसको क्या किया जाना, मजबूत किया जाना। और ध्यान रखेंगे, इसी धर्म सुधार को, इसी रिलीजियस रिफॉर्म को या धर्म सुधार को कहा गया काउंटर रिफॉर्मेशन। इसी को काउंटर रिफॉर्मेशन कहा गया, या इसी को प्रति धर्म सुधार कहा गया। और इसमें दूसरी जो प्रतिक्रिया सामने आई, भाई पहली प्रतिक्रिया तो लोगों की ये थी कि जो धर्म के नाम पर इतनी सारी कुरीतियां समाज में चल रही थी, धर्म के नाम पर इतना ज्यादा जो अंधविश्वास चल रहा था, उसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और रोमन कैथोलिक रिलीजन में कुछ सुधार करके जो चर्च की व्यवस्था है, जो चर्च का सिस्टम है, उसको मजबूत और बेहतर किया जाए। इसी को हमने क्या कहा, काउंटर रिफॉर्मेशन, या इसको हमने प्रति धर्म सुधार कहा। लेकिन एक विचारधारा और सामने आई, जिसके तहत ये था कि जो भी चर्च व्यवस्था है, जो भी चर्च सिस्टम है, उसका पूरी तरीके से
प्रोटेस्ट किया जाए या विरोध किया जाए। और जो मध्यकालीन चर्च व्यवस्था थी उसका पूरी तरीके से विरोध कर दिया जाए, उसे अस्वीकार कर लिया जाए। और दोस्तों इसी को कहा गया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, इसी को प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहा गया। इसी को प्रोटेस्टेंट मूवमेंट या प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहा गया। वीडियो नहीं चल रही है, क्या किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है? दो लोगों या दो तीन लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वीडियो नहीं चल रही है। प्लीज मुझे बताइए कि वीडियो और ऑडियो सब लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर है। ऑल इज वेल, ओके जी, धन्यवाद। हे भगवान, यहाँ पर एक आदमी कह रहे हैं कि प्रतिक्रियाओं को इंग्लिश में लिख लीजिए। अरे मेरे भाई, रिएक्शन आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया रही, आपने उस पर क्या रिएक्ट किया? अगर ये छोटी छोटी चीजें भी मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख कर दूंगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा? वैसे तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आपको इतनी छोटी छोटी चीजें भी बोर्ड पर लिख कर देनी पड़ेंगी तो भैया फिर किसी और लेवल की तैयारी कीजिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? प्रतिक्रिया का मतलब रिएक्शन से होता है कि जब धार्मिक सुधार आंदोलन यूरोप में हुआ तो उससे दो रिएक्शन से सामने आए या दो प्रतिक्रियाएं सामने आई। पहला तो सुधार करना, किसमें? कैथोलिक चर्च के जो सिस्टम्स थे उसमें सुधार करना। अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी धर्माचार्य हुआ करते थे या अभी तक जितने भी धर्म गुरु हुआ करते थे वो पूरे ऐशो आराम में, पूरे विलासिता में जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा धन इकट्ठा किया करते थे और बहुत ज्यादा वहां पर करप्शन और बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी भी चल रही थी, क्योंकि वो लोग पूरे ऐश्वर्य और विलासिता में रहा करते थे, पूरे ऐशो आराम में रहा करते थे और ईसाई धर्म के विरुद्ध जाकर नीतियां अपना रहे थे और काम कर रहे थे, जिस वजह से लोगों के अंदर क्या जगा? आक्रोश जगा। और दूसरा जो था कि जो चर्च व्यवस्था है, जो चर्च सिस्टम था, उसको पूरी तरीके से ही क्या कर दिया जाए? अस्वीकार कर दिया जाए, उसको पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर दिया जाए। और जितने भी धार्मिक कर्मकांड चर्च में हुआ करते थे, जितने भी रिलीजियस वर्क्स चर्च में किया करते थे, उन सब को क्या कर दिया जाए? उन सब से बिल्कुल अलग हो दिया जाए या उन सब का विरोध कर लिया जाए। उसी को हमने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट या प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहा है। लेकिन धार्मिक सुधार आंदोलन में या ये जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना थी वो सामने आई 1517 ईस्वी में। और वो क्या थी? वाह, बोल बोल कर लिखवाइए मेरे भाई, स्कूल में जाइए। अगर बोल बोल कर लिखवाना होगा मुझे तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम सिर्फ चर्चाएं करेंगे। नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, थ्योरी नहीं बन पा रही है तो जाके किताबें खरीदिए, एनसीईआरटी की बुक्स से पढ़िए। स्कूल नहीं है ये, ठीक है ना? आपको पता है ना मैंने आपको क्या बताया था? वर्ल्ड हिस्ट्री केवल उस व्यक्ति के एग्जाम में पूछी जाएगी जो आईएएस मेंस की तैयारी कर रहा होगा, जो पीसीएस मेंस पढ़ रहा होगा, जो नेट जेआरएफ पढ़ रहा होगा, जो टीजीटी पीजीटी पढ़ रहा होगा। अगर
नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और आईएएस की तैयारी करने वालों का भी लेवल ये है कि उनको हर चीज बोल बोल कर लिखवानी पड़ेगी। तो भाई साहब, हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में है। नमस्ते ट्रंप करने से कुछ नहीं होगा, तो अपने लेवल को थोड़ा सा सुधारिए। थ्योरीज जितनी भी हैं, जितनी भी कहानियां हैं, वो सारी की सारी आपको किताबों में लिखी हुई मिलेंगी। यहां पर बिल्कुल और बिल्कुल स्पेसिफिक सी बात होगी। जी हाँ, तो यूरोप में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, इसकी सबसे पहली जो घटना थी वो 1517 ईस्वी में सामने आई। और वो घटना क्या थी, तो ध्यान रखेंगे, एक जर्मन प्रीस्ट हुआ, एक जर्मन प्रीस्ट या एक जर्मन पादरी, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, मार्टिन लूथर के नाम से। पंद्रह सौ सत्रह ईस्वी में एक जर्मन प्रीस्ट या एक जर्मन पादरी मार्टिन लूथर ने, ध्यान रखेंगे, जर्मनी के विटनबर्ग, जर्मनी के विटनबर्ग चर्च पर 95 थेसिस टांग दिए। 95 थेसिस बनाए और सारे के सारे टांग दिए गए विटनबर्ग चर्च पर, और उसमें अपनी सारी की सारी शर्तें और सारी की सारी कंडीशंस लिख दी किसने, मार्टिन लूथर ने। और जो किसके खिलाफ किया गया था, ध्यान रखेंगे, ये जो काम हुआ था ये किया गया था अगेंस्ट द पोप ऑफ क्रिश्चियनिटी, या ईसाई धर्म के पोप के खिलाफ। अभी तक तो सारे के सारे लोगों को वही मान्य हुआ करता था जो चर्च के पादरी या जो चर्च के लोग या जो पोप ईसाई धर्म के कह दिया करते थे। लेकिन सबसे पहले 1517 ईस्वी में एक जर्मन पादरी मार्टिन लूथर ने जर्मनी के विटनबर्ग चर्च पर 95 थेसिस टांग दिए और अपनी सारी की सारी, थेसिस का मतलब वो सारे के सारे मिनट्स थे जिसमें वो सारी की सारी कंडीशंस लिखी थी कि जिस हिसाब से चर्च की व्यवस्था बनाई जाए और पादरियों को जीवन जिया जाए। हालांकि इसमें मार्टिन लूथर की सबसे बड़ी मांग ये थी कि अगर कोई भी धर्म प्रचारक है, अगर कोई भी धर्म गुरु है, तो उसे विलासिता भरा जीवन नहीं बल्कि कठोरमयी जीवन जीना होगा और उसे सारे के सारे सांसारिक वस्तुओं से परे जाकर जीवन, एक सादा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और ये पोप के ही क्या था, खिलाफ था। और ऐसा करना सामान्य स्थिति में ईसाई धर्म के ही खिलाफ आवाज उठाना माना जाता था और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान हुआ करता था, इवन मृत्यु दंड का भी प्रावधान हुआ करता था। लेकिन ऐसा मार्टिन लूथर के साथ नहीं हुआ और ये जो भी घटना घटित हुई ये सारी की सारी थी इन फेवर ऑफ, ये सारी की सारी घटना फेवर में गई किसके, मार्टिन लूथर के। और ये मार्टिन लूथर के फेवर में क्यों गई, इतिहासकार इसके दो कारण बताते हैं। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि पहली कंडीशन या पहला कारण तो मार्टिन लूथर के खिलाफ कोई भी धार्मिक कार्रवाई नहीं की गई या कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसके कुछ रीजंस थे। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि जिस समय ये हुआ था प्रोटेस्ट, उस समय जो रोमन शासक था, उस समय रोमन शासक खुद युद्ध में उलझा हुआ था। धर्म के खिलाफ आवाज उठी थी, धर्म के खिलाफ बात करने की। जी हाँ, बिल्कुल, जो ईसाई धर्म के पोप हुआ करते थे वो बिल्कुल डिक्टेटर की तरह ही राज किया करते थे। आज भी ऐसा ही होता है ना। लेकिन अब समय थोड़ा सा बदल गया है।
भाई हम सब जानते हैं ना, हम जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि इस्लाम धर्म में सबसे बड़े धर्म प्रचारक और धर्म गुरु खलीफा माने जाते थे, जिन्हें हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कहा जाता था। और इस्लाम धर्म में खलीफा का फरमान ही क्या हुआ करता था, इस्लाम धर्म का नियम या रूल हुआ करता था। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, अगर हम ईसाई धर्म के बारे में बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा धर्मगुरु कौन कहलाता है, पोप कहलाता है। और पोप का ही एक कथन ईसाई धर्म का पूरे की पूरी दुनिया के लिए क्या हुआ करता था, एक रूल, एक नियम हुआ करता था। लेकिन जब मार्टिन लूथर ने पोप के अगेंस्ट जाकर ही पोप और जितने भी ईसाई धर्मगुरु थे सबको सादा जीवन व्यतीत करने के लिए कहा, और ये कहा कि आप इतने विलासिता और ऐशो आराम में नहीं रह सकते, तो इस बात को लोगों ने इस बात का विरोध नहीं बल्कि सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया, उसके दो कारण थे। अगर उस समय रोमन शासक युद्ध में उलझा हुआ ना होता तो डेफिनेट सी बात थी मार्टिन लूथर को इस बात के लिए मृत्युदंड दे दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहला कारण ही क्या था, उस समय रोमन शासक खुद युद्ध में उलझा हुआ था। और दूसरा कारण क्या हुआ, ध्यान रखेंगे, जर्मनी के लोगों ने मार्टिन लूथर के ही पक्ष में विद्रोह कर दिया। तो एक तरफ तो मार्टिन लूथर के ही पक्ष में विद्रोह कर दिया लोगों ने, और दूसरी तरफ रोमन शासक खुद युद्ध में बिजी था। इस वजह से जो मार्टिन लूथर का ये काम था वो पूरी तरीके से क्या रहा, सफल हुआ। और इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या महत्वपूर्ण योगदान इस धार्मिक आंदोलन में दिया, ध्यान रखेंगे, इस धार्मिक आंदोलन में जो अगला महत्वपूर्ण योगदान दिया वो किसने दिया, प्रिंटिंग प्रेस ने। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से आज एक चीज को आग की तरह फैलाने का काम कौन करता है, सोशल मीडिया करता है, हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स करती हैं, हमारा जो मीडिया करता है, बिल्कुल वही काम उस समय किसने किया, प्रिंटिंग प्रेस ने किया। और प्रिंटिंग प्रेस के ही माध्यम से वो जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू किया गया था, उस प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को पूरे के पूरे यूरोप में आग की तरह फैला दिया गया। और प्रिंटिंग से ही या प्रिंटिंग प्रेस से ही जितनी भी सामाजिक कुरीतियां थी या जितने भी ईसाई धर्म में गलत काम हो रहे थे या बुरे काम हो रहे थे, जितनी भी विलासिता और ऐशो आराम चल रहा था, धर्म गुरुओं के द्वारा उन्हीं के खिलाफ छापा जाने लगा प्रिंटिंग प्रेस से। और सारे के सारे लोगों में ये अवेयरनेस भर दी गई कि आपको धर्म आंध या धर्मांध होने की कोई जरूरत नहीं है, या धर्म का अंधा होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको सारे की सारी चीजों को धर्म से नहीं बल्कि मानवता से भी जोड़कर देखना चाहिए। भाई अगर हम यहाँ पर धार्मिक आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा धार्मिक आंदोलन भारत में भी तो हुआ था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी तो कई ऐसे धर्मगुरु आए जिन्होंने मूर्ति पूजा का पूरी तरीके से विरोध किया, जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड का पूरी तरीके से विरोध किया। पूजा धार्मिक कर्म कांडों में जो पशुओं की बलि दी जाती थी उसका पूरी तरीके से क्या किया, विरोध किया। ये काम तो हिंदुस्तान में भी हुआ था। और हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के धर्म अलग थे। यहाँ पर सनातन धर्म चलता था, यहाँ पर शैव धर्म चलता था, यहाँ पर वैष्णव धर्म चलता था, यहाँ पर भागवत धर्म चलता था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ पर ये सब चलते थे। लेकिन हम क्योंकि विश्व इतिहास की बात कर रहे हैं तो यूरोप में हम मेनली किसके बारे में बात करेंगे, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करेंगे, ईसाई धर्म के बारे में बात करेंगे।
तो इस धार्मिक सुधार आंदोलन को एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया गया, किसके द्वारा? प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से ही उन सारी की सारी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ छापकर सारे के सारे लोगों को अवेयर किया गया कि ये जो धार्मिक कुरीतियां हैं ये बिल्कुल गलत है, और आपको केवल और केवल धर्मांध नहीं बनना, धर्म का अंधा नहीं बनना, और केवल धर्म के चक्करों में आकर मानवता को नहीं भूलना। कहने का मतलब, जो काम हमारे देश में आप कह सकते हैं 19th सेंचुरी में हुआ, वो काम यूरोप में 16th सेंचुरी में ही हो चुका था। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि धर्मांध सिर्फ भारतीय लोग थे, ऐसा नहीं है कि धर्म के अंधे केवल भारतीय लोग थे। भाई, जब अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में 1599 ईस्वी में या 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो अंग्रेज हिंदुस्तान को क्या कहते थे? धर्म के अंधों का लोग, धर्म के अंधे लोगों का देश, ये धर्मांधों का देश था, ये सपेरों का देश कहलाता था। क्यों? क्योंकि जो चीज 15th 16th सेंचुरी में यूरोप में चल रही थी, वो चीज हमारे देश में कब तक रही? 19th 20th सेंचुरी तक रही। यही कारण है कि अंग्रेज हमसे बहुत ज्यादा होशियार नहीं थे आप, हाँ, लेकिन ये बात तो पक्की तय है कि हम ब्रिटिशर से, हम यूरोपियन से लगभग 350-400 साल तो पीछे हैं। वो विचारधारा जो यूरोपियंस की आज है, आप कह सकते हैं कि उस विचारधारा तक पहुंचने में हमें लगभग 300 साल लगेंगे, क्योंकि जो धार्मिक सुधार आंदोलन हमारे देश में हुए हैं वो लगभग 300-350 साल बाद हुए हैं, और कंपैरेटिवली 300 साल पहले कहां पर हो चुके थे? यूरोप में हो चुके थे। तो इसमें प्रिंटिंग प्रेस ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन इस रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ? इसका नतीजा क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या निकला या इसका परिणाम क्या हुआ? ध्यान रखेंगे, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट became popular in entire Europe. Protestant movement became popular in entire Europe. Protestant movement became popular in entire Europe except France and Spain. फ्रांस और स्पेन को छोड़कर प्रोटेस्टेंट आंदोलन पूरे यूरोप में लोकप्रिय हुआ। और इसी का नतीजा ये हुआ, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड नॉर्थ जर्मनी came in protest of पोप। और इसका नतीजा ये भी हुआ कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी जर्मनी पोप के खिलाफ उठ खड़े हुए।
कहने का मतलब लोगों के अंदर, कहने का मतलब ये, फ्रांस और स्पेन में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि जो फ्रांस और स्पेन था वो पूरी तरीके से प्रभाव में था किसके, रोमन कैथोलिक साम्राज्य के या रोमन एम्पायर के। तो ये काम फ्रांस और स्पेन में नहीं हुआ था, लेकिन फ्रांस और स्पेन को छोड़कर ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था ये बहुत पॉपुलर हुआ पूरे के पूरे यूरोप में। और इसी का नतीजा ये था कि ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु के ही खिलाफ उठ खड़े हुए कुछ देश जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी जर्मनी। और ध्यान रखेंगे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के प्रचार में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, इतने सारे देशों को इकट्ठा करके पोप के खिलाफ खड़े हो जाना, इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या महत्वपूर्ण योगदान दिया ब्रिटिश किंग ने या ब्रिटेन के महाराज ने। और ध्यान रखेंगे उस समय ब्रिटेन का महाराज हुआ करता था किंग हेनरी एट्थ या महाराज हेनरी अष्टम। और दोस्तों बस यही वो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था यूरोप में, या यही वो यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसमें पूरे के पूरे यूरोप के लोगों के अंदर भावना जागृत हुई किसकी, नेशनलिज्म की या राष्ट्रवाद की। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं भारत में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, विपिन चंद्र पाल ने। कहने का मतलब जो काम हमारे देश में अर्ली 20th सेंचुरी में या लेट 19th सेंचुरी में हो रहा था वो ब्रिटेन में 16th या वो यूरोप में 16th सेंचुरी में ही हो चुका था। कहने का मतलब वो राष्ट्रवाद, वो नेशनलिज्म जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं था, जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं थी और हमें पता ही नहीं था कि राष्ट्रवाद होता क्या है, उस राष्ट्रवाद को यूरोप के लोग 16वीं शताब्दी में ही अडॉप्ट कर चुके थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं वो हमसे ज़्यादा देशभक्त क्यों होती हैं। अब आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं वो अपने देश को इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना उन लोगों के अंदर आज से लगभग आप देख सकते हैं ना 350-400 साल पहले ही पनप चुकी हैं। उनके लोगों के अंदर 350-400 साल पहले ही नेशनलिज्म आ चुका है। और हमारे देश में तो आज तक भी लोगों को राष्ट्रवाद नहीं पता। एक तरफ नमस्ते ट्रंप कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी की पूरी दिल्ली जला दी, दूसरी तरफ एक दूसरे का ही खून बहा रहे हैं सड़कों पर आकर। तो एक रिजल्ट तो इसका ये हुआ कि फ्रांस और स्पेन को छोड़कर प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने पूरे के पूरे यूरोप में लोकप्रियता हासिल की। दूसरी चीज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी जर्मनी पोप के ही खिलाफ उठ खड़े हुए और जिसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया ब्रिटेन के ही महाराज हेनरी अष्टम ने। इसके बाद क्या हुआ,
In 1545, 1545 ईस्वी में, इन ट्रेंट, इटली, इटली के ट्रेंट नामक स्थान पर, इन 1545 इन ट्रेंट इटली, 1545 ईस्वी में इटली के ट्रेंट नामक स्थान में। 1 मिनट होल्ड करेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं।
नहीं तो वैसे भी अगर आप देख हाँ जी, माफ कीजिएगा, हमारे प्रबंधक साहब बीच में आ जाते हैं ना, तो 1 मिनट का थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए होल्ड कर देना पड़ता है, तो कुछ ज़रूरी करियर बेसिकली पढ़ाने के साथ साथ करियर विल में बाहर देश दुनिया में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ तुम दुनिया के बारे में पढ़ा दीजिएगा। अच्छा भाई, अच्छा जी, अच्छा साहब, कुछ तुम दुनिया के बारे में तो मेरे भाई आप तभी पढ़ लोगे जब भारत में यूरोपियंस का आगमन होगा ना, है ना भाई। आप पहले तो जो यूरोपियंस थे वो भारत में कैसे जाते थे, जिस समय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस समय भारत में जाने का रास्ता क्या हुआ करता था, मेडिटेरियन सी और रेड सी, जहाँ पर स्वेज कैनल है, पहले स्वेज कैनल नहीं था, तो वहीं से भूमध्य सागर और लाल सागर और गल्फ ऑफ पर्शिया और अरब सागर होते हुए भारत तक पहुंचा करते थे यूरोपियंस। वो कुस्तुनतुनिया पर ही तो अधिकार करके तुर्की के सुल्तानों ने रास्ता रोक दिया था। इसी वजह से तो बेचारे वास्को डी गामा को एक नया रास्ता ढूंढना पड़ा हिंदुस्तान तक पहुंचने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैंने कहा कि 1545 ईस्वी में इटली के ट्रेंट नामक स्थान पर स्थापना हुई फाउंडेशन ऑफ ट्रेंट काउंसिल। ट्रेंट काउंसिल या ट्रेंट परिषद की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे इसमें अनेक विद्वानों ने भाग लिया। और ध्यान रखेंगे द एम ऑफ दैट काउंसिल वॉज, या फिर आप कह सकते हैं कि इस परिषद का की स्थापना करने का जो उद्देश्य था वो क्या था, टू मेक रिफॉर्म्स इन चर्च, चर्च में सुधार करना। कहने का मतलब वो जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था लोगों के द्वारा, उसने इतना बड़ा काम किया कि अब चर्च के पोप को मजबूरन बातें लोगों की माननी पड़ी और एक ट्रेंट काउंसिल की स्थापना इटली में की गई 1545 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य ही क्या था, चर्च में सुधार करना, या टू मेक सम रिफॉर्म्स इन चर्चेस। इसके अलावा ध्यान रखेंगे और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या वो इंपॉर्टेंट मिनट्स जो इस काउंसिल में बनाए गए, जो इस काउंसिल में डिसाइड किए गए, वो क्या क्या थे। सबसे पहली चीज, चर्च के किसी भी पद को बेचा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक चर्च में किसी भी महत्वपूर्ण पद को हासिल करने के लिए भारी मात्रा में रिश्वत दी जा रही थी, भारी मात्रा में धन दिया जा रहा था, और ऐसा अब ना हो इसीलिए सबसे पहला नियम क्या बनाया गया कि अब चर्च के किसी भी पद को नहीं बेचा जाएगा। दूसरा काम, सभी बिशप अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्व निर्वहन करेंगे।
पादरियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें ट्रेन किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। लोगों को भाषण के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। कहने का मतलब लोगों को एड्रेस करने के लिए स्पीचेस का इस्तेमाल करना होगा और ईसाई पादरियों को कठोर और सादा जीवन जीना होगा। पोप और पादरी में अंतर मेरे भाई, पोप ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु कहलाता है, उसको पोप कहते हैं, जो वेटिकन सिटी में रहता है। हाय रे, पादरी किसे कहते हैं? अच्छा जी, भाई चर्च में फादर होते हैं ना, चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं उन्हीं को हिंदी में पादरी कहा जाता है, ठीक है। और जो सीनियर होते हैं वो बिशप्स कहलाते हैं, उन्हें बिशप कहते हैं। और जब ये सारे के सारे काम कर दिए गए तो बस इसका नतीजा हमारे सामने था। ऐसे नियम और ऐसे रूल्स बनाने की वजह से ही जो ईसाइयों की एकता थी, जो मोनोपोली चल रही थी धर्म की, क्रिश्चियंस की, ईसाइयों की, वो पूरी तरीके से क्या हुई? खत्म हुई। कहने का मतलब इसी से हुआ ईसाई एकता का अंत, या द एंड ऑफ क्रिश्चियंस यूनिटी। इसके अलावा व्यक्ति के महत्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, शासकों की शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द पावर्स ऑफ द रूलर्स, वाणिज्य व्यापार में विकास,
डेवलपमेंट इन कॉमर्स एंड ट्रेड। राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का विकास। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण सुधार थे, वो महत्वपूर्ण काम थे जो एक रिलीजियस मूवमेंट, जो एक धार्मिक आंदोलन की वजह से यूरोप में हुए। तो दोस्तों, ये था ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास की एक झलक, जिसमें हमने दो चीजों के बारे में बात की, एक पुनर्जागरण रेनेसेंस और दूसरा हमने बात की रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन यूरोप, यूरोप में होने वाले धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है और कल जब हमारी मुलाकात होगी, बस बहुत है यार आज के लिए 1 घंटा, कल जब हमारी मुलाकात होगी तो हम इसका दूसरा टॉपिक उठाएंगे जो है एनलाइटमेंट, जिसमें हम प्रबोधन के बारे में बात करेंगे। अभी 2-3 दिन तक 1-1 घंटे पढ़ाई करेंगे सिर्फ, है ना, ताकि मेरे गले को थोड़ा सा आराम मिले। बस 2 या 3 दिन में परफेक्ट हो जाएगा और फिर खनखनाती मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ आने लगेगी। उसके बाद फिर हम लैब पकड़ेंगे और जल्दी जल्दी भगाएंगे आपके सिलेबस को, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब दिल्ली दूर नहीं। तो और रही बात, कुछ लोग कह रहे थे हम नोट्स कैसे बनाएं, अरे भाई इसी तरीके से पॉइंट्स में नोट्स बनते हैं। तुमने कौन सा नोट्स बनाकर किताबें छापकर बेचनी है, और अगर बेचनी है तो फिर अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे, कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जिन लोगों ने परचेज बैच नहीं किया है, फटाफट से बैच को परचेज कर लीजिए। सिर्फ फैक्ट को लेकर जल्दी जल्दी चलिए सर जी। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं फैक्ट को लेकर जल्दी जल्दी चलूंगा तो फिर आप ही जैसे लोग कहेंगे अब कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए, है ना। जब बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है और फैक्ट्स की ज़रूरत कम पड़ती है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत, हैव अ नाइस डे। कल मुलाकात होती है आपसे, शुक्रिया बहुत बहुत, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।